नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम आपके और अलग अन्य पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपके 11वीं कक्षा के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, उसी पुस्तक के प्रथम पाठ जनसंचार माध्यम का आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज की जो कक्षा है वो चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें चर्चा करना चाहती हूँ कि जैसे इस वक्त अभी जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं या मेरी आवाज़ें सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो सब क्या है? मैं कुछ बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, या मैं कुछ समझाने का प्रयास कर रही हूँ और आप लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कम्युनिकेशन, है कि नहीं? एक दूसरे के बात से एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, उसको क्या कहते हैं? अपने एक दूसरे के बातों को आदान प्रदान करना, ठीक है? वही संचार है। तो आप लोग जैसे कि आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक को खोलकर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1-2 फ़ोटो लगाए हैं आपके पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रथम पाठ के जनसंचार और माध्यम। जिन बच्चों के पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं हुए हैं उनको भी ये बता रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो में जो दिए गए हैं पिक्चर से भी समझ सकते हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए, पहला है जनसंचार माध्यम। तो इसको आप लोग थोड़ा जूम करके रीड कर सकते हैं एक्चुअली में क्या है जनसंचार। जनसंचार से समझने से पहले आपको ये समझना है कि संचार क्या होता है, संचार किसे कहते हैं, ठीक है? उसकी परिभाषा और महत्व। जैसे कि ये प्रथम पृष्ठ में जो मैंने अभी यहाँ पे इस वीडियो में दिया है, उसमें देखिए साइड में संचार, इस पूरे चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ोगे? संचार क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, संचार के तत्व क्या क्या होते हैं, संचार के प्रकार क्या क्या होते हैं, जनसंचार की विशेषताएं, संचार के कार्य, जनसंचार के कार्य, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। तो ये सारी विषयों पर हम इस पाठ के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो ये पाठ को अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो और अच्छी बात है, आप इसको थोरोली रीड कर लीजिएगा लाइन बाय लाइन। तो मैं इसी बात के साथ आगे बढ़ते हुए इसकी प्रथम जो है विषय संचार, उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रही हूँ। तो इस किताब में आपके डिटेल में दिए हुए हैं, लेकिन मैं इस पूरे 1.5 पेज की सार यानी एक समरी मैं निकाल कर लाई हूँ और उस समरी को मैं एक पेज में बताने का कोशिश कर रही हूँ कि देखिए इस फोटो में क्या बताया जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि संचार शब्द की व्युत्पत्ति यानी उत्पन्न, जन्म चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार सिर्फ 2 व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है, यह हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जनसंचार तथा विस्तृत है। अतः सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य, श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना ही संचार है। इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके एवं माध्यम संचार कहलाते हैं, ठीक है? यानी पहला तो संचार वर्ड जो है वो वर्ड कहाँ से आई है? जैसे कि आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, तो उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि चर नामक धातु से हुई है संचार शब्द की उत्पत्ति, जिसका वास्तविक अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, उसे कहते हैं संचार। और संचार केवल 2 लोगों के बीच ही सीमित नहीं होते, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, ठीक है? कहने का मतलब ये हुआ कि मैं बोल रही हूँ, बोलने वाला भी यहाँ पे वक्ता जो है वो सिंगल मैं हूँ, ओनली वन, और सुनने वाले लोग बहुत लोग भी हो सकते हैं। जो ये सारे वीडियोस देख रहे हैं वो सारे मेरे वॉइस को सुनेंगे। तो इस तरह से सिर्फ केवल एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के साथ ही संचार वाला जो नियम है वो सीमित नहीं होता। संचार यानी कम्युनिकेशंस का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होता है। हजारों लोगों के बीच में भी संचार का ये जो नियम है वो
होता है, इसीलिए उसे कहा जाता है जनसंचार, यानी उसका जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा यानी विस्तृत होता है। अतः सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य, मौखिक मतलब तो समझ में आता है जो मुख के द्वारा बोला जाता है उसे, लिखित जो लिखित रूप में होते हैं, जैसे कि आजकल आप लोगों का ट्रेंड में चल रहा है व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी भी सूचनाओं का ही माध्यम है, लेकिन वो लिखित तौर पे भी होता है, या किसी को ईमेल करना, किसी को मैसेजेस देना, ये सब। और दृश्य जिसे हम लोग देख के संचार का माध्यम से समझ, जैसे न्यूज़ हुआ, न्यूज़ में देखते हैं कि हम लोग एक जगह बैठे रहते हैं, दूसरे तीसरे जगहों के बारे में विजुअली देखकर भी हमें सूचना प्राप्त होती है। और श्रव्य, जैसे अभी फ़िलहाल अभी मैंने उदाहरण दिया कि मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो ये भी सारे जो है ये संचार के ही अलग अलग सूचनाओं और संचार के माध्यम के रूप में जाना जाता है। तो माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। यानी हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग क्या करते हैं, वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे माध्यम, बहुत अलग अलग प्रकार के माध्यम होते हैं जहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, सूचना पहुँचाते हैं, और उन्हीं सारे माध्यमों को ही संचार माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि नीचे एक टेबल बनाया हुआ है, तो वो टेबल में आपके अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स बनाए हुए हैं, जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं शोर, और उसके नीचे में आप लोग देखिए कि उसके ज़रिए जो और छोटे छोटे बॉक्स बनाए हुए हैं कि ये सब संचार के अलग अलग मदद करने वाले, मतलब संचार के जो माध्यम होते हैं उनमें मदद करने वाले ये सारी प्रक्रिया है। स्रोत या संचारक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक, तो ये उनका कार्य है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी जस्ट समझने के लिए ये है कि ये जो संचार की पूरी प्रक्रिया है, इन जो ये टेबल के नीचे अंदर बनाए हुए हैं, ये सारे प्रक्रिया इन्हीं के अंतर्गत होती है। ठीक है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि संचार के तत्वों का काम क्या क्या होता है। एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और स्रोत, तो ये सारे तत्वों के द्वारा ही, इस पूरे तत्व जो ये अलग अलग प्रकार के तत्व जो रेड कलर में हाईलाइटेड रूप में दिया हुआ है वो उनके नाम है, और उनका क्या क्या काम है उसके बगल में ब्लू कलर में दिए हुए हैं। तो ये सारी तत्वों के आधार पर हमें यह पता चलता है कि हमारी जो वो संचार के पूरा प्रक्रिया है किस किस तरह से क्या क्या काम करती है और किसके थ्रू होकर गुजरकर ये पूरी प्रक्रिया चलती है। जैसे कि स्रोत और संचारक का क्या काम होता है, मतलब भेजना, और उसके बाद संदेश, मतलब जो भी रूप में संदेश हो, लिखित, मौखिक, श्रव्य, दृश्य, वो सारी। उसके बाद माध्यम, आप किस माध्यम से भेज रहे हो, ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, टाइपिंग के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, न्यूज़ रीडिंग के थ्रू, वगैरह वगैरह बहुत सारी माध्यम हो सकते हैं। उसके बाद प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर जिसे कहते हैं, जो उसे मिलता है, जिसे मिलता है। उसके बाद ये फिर से ये राउंड एंड राउंड चलता रहता है ये काम। फीडबैक यानी उसका आप लोगों को जब जवाब मिलता है या उसका फीडबैक आपको क्या होती है, तो ये सारे तत्वों के इर्द गिर्द ही पूरे संचार की प्रक्रिया होती रहती है। जैसे कि आप इस सर्कल के दौरान भी देख सकते हो कि संचार की जो पूरी प्रक्रिया है, किन किन तत्वों के आधार पर जाकर काम करते हुए ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब आगे बढ़ते हुए आपके पाठ्य पुस्तक की अगली पृष्ठ, जिसमें आपके संचार के प्रकार यानी कितने टाइप्स होते हैं संचार के, उसके बारे में डिटेल में दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इस पृष्ठ को एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। एनी हाउ इसमें पूरे डिटेल में दिए गए हैं, भले पॉइंट वाइज डिवाइड नहीं किए गए, लेकिन आप इसको पूरे अच्छे से, अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग ये वाली पिक्चर इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सक रहे हो। यहाँ पे भी मैंने लगा ही दिया है, जिससे आपको हेल्प होगी। और आप इसमें लाइन बाय लाइन जो प्रकार है, इसी पूरे पेज में लाइन बाय लाइन डिवीज़न करके एक्सप्लेन किया गया है कि एक प्रकार, दो। आगे देखिए, इसके अंतर्गत नाम आते हैं संचार के प्रकार के अंतर्गत सांकेतिक संचार, मौखिक एवं अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये जो मेन है ये मैंने हेडिंग में एक नाम दिया है, सांकेतिक, मौखिक एवं अमौखिक, अंतर्वैयक्तिक,
अंतर्वैयक्तिक, दोनों अलग अलग है, समूह संचार और जनसंचार। ठीक है, तो ये तो थे आपके सारे नाम। ये कितने नाम है इसके अंतर्गत? पूरा 6। ठीक है, और मैंने इसके बाद इस वीडियो के दौरान सिर्फ 4 प्रकार के संचार के को एक्सप्लेन किया है, यानी चर्चा में रखा है। और इसको इस पिक्चर के दौरान भी आप देख सकते हो, इसके सारे चारों की परिभाषा सहित यानी डेफिनेशंस के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो पहला जैसे है मौखिक संचार, एक दूसरों के सामने वाले इशारे या क्रिया को मौखिक संचार कहते हैं। यानी हम लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठकर जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। इसमें हाथ ही गति, आँखों के चेहरे, भाव, स्तर, उतार चढ़ाव आदि क्रियाएं होती है। जैसे कि मौखिक के अंदर ना इशारे भी आते हैं कि हम लोग किसी को अपनी खुशी बयां करते हैं ना, कि हाँ मैं आपके बातों से बहुत खुश हुई, हैप्पी हुई, तो हम लोग हल्का से स्माइल करते हैं या हंसते हैं। तो ये सब भी सारे छोटे मोटे मौखिक संचार के नियमों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। ठीक है, जब 2 व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। जहाँ सिर्फ 2 व्यक्ति, ओनली 2 पर्सन्स के बारे में बताया जा रहा है, वो सारे जो एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे रोज़मर्रा की ज़रूरतें, संचार के पारिवारिक सामाजिक रिश्तों की बुनियाद, तो ये 2 लोगों के बीच में जो विचारों के आदान प्रदान होते हैं उसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक। उसके बाद आता है समूह संचार, यानी मैं नेक्स्ट वाला अंतर्वैयक्तिक को छोड़ दिया है। इसका जो डेफिनेशन होगा वो आपको किताब वाले पृष्ठ में यहाँ पे दे रही हूँ, उस पृष्ठ से आपको देखकर लिखने हैं। और इस पूरे प्रकार में जो 2 प्रकार छूटे हैं, एक अंतर्वैयक्तिक प्रकार और दूसरा कौन सा छूटा है, वो दोनों का डेफिनेशन आपको उस वाले पेज से ढूंढ के खुद से लिखना है। ठीक है, ये आपके इस वीडियो को देखने के बाद का होमवर्क है। तो वो 2 जो प्रकार है यानी टाइप्स है, उस 2 प्रकार को जैसे मैंने इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि 4 को मैंने एक्सप्लेन किया है, उससे ही देखकर समझकर और बाकी के 2 को आपको लिखने होंगे। ओके, अब आगे देखिए समूह संचार और जनसंचार। समूह मतलब क्या होता है? एक बहुत सारी चीज़ों का झुंड, समूह, तो उसको कहते हैं समूह। यानी इसमें एक समूह में आपस में विचार विमर्श या चर्चा करते हैं, जैसे कि कक्षा समूह, या फिर जैसे कि हम लोग क्लास का ले लीजिए, क्लास में एक जन टीचर होते हैं और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो पूरे जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं उस माध्यम को कहा जाता है समूह संचार। और आखिरी है जनसंचार, यानी जब व्यक्तियों के समूह के साथ संवाद किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए या फिर सोशल मीडिया ले लीजिए, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो एक विशाल वर्ग में किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। रेडियो, अखबार, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट आदि ये जो है, ये सारे जो है जनसंचार के माध्यम या जनसंचार जो संचार का एक प्रकार है यानी टाइप है, वो इसके पूरे अंतर्गत आते हैं। तो ये तो थी आपके पूरे संचार के अलग अलग प्रकार, यानी संचार के विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। टोटल है 6, मैंने एक्सप्लेन किया है 4, और आपको 2 का एक्सप्लेनेशन खुद करना है। ओके, उसके बाद आता है अगले पृष्ठ में जनसंचार की विशेषताएं। तो जनसंचार की विशेषताएं जो इस पूरे आपकी किताब के पृष्ठ को मैंने यहाँ लगाया, इसको आप लोग एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग से कि आप पढ़ लेना, पढ़ोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, और मेरा वीडियो तो है ही आपकी मदद के लिए। तो इस पृष्ठ को आपको पूरे डिटेल में पढ़ने हैं। इस पृष्ठ को समझने से पहले यानी विशेषताएं समझने से पहले समझना है जनसंचार क्या होता है। तो देखिए मैंने इस पृष्ठ में लगाया है जनसंचार किसी तकनीकी एवं यांत्रिक माध्यम के जरिए संवाद कायम करना, यानी न्यूज़पेपर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोग प्रकार में देखे हैं ना, इंटरनेट, न्यूज़, रेडियो, टीवी, तो ये सारे दौरान इस सारे चीज़ों के माध्यम से जो हम लोग संचार यानी सूचना का आदान प्रदान करते हैं उसे ही कहा जाता है जनसंचार। और ये जो जनसंचार मीन्स जन
यानी बहुत सारे लोग, संचार मतलब एक दूसरे की सूचना को आदान प्रदान करना। तो इस तरह से जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के दौरान जो कम्युनिकेशंस होते हैं उसको ही कहा जाता है जनसंचार। अब उसके बाद जनसंचार की विशेषताएं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसकी विशेषता क्या क्या है वो देख लीजिए। तो आपकी जो मैंने इस फोटो में लगाई थी पूरे, तो उसमें सारे डिटेल में जनसंचार की विशेषताएं दिए गए हैं, लेकिन मैंने अपने एक पृष्ठ में इसको सार यानी शॉर्ट फॉर्म में कुछ पॉइंट आउट इम्पॉर्टेंट निकाले हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है, इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता, क्योंकि एक सूचना भेजा जाता है न्यूज़ के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, तो प्राप्त करता यानी रिसीवर जब देखेगा, उसको समझेगा, तब जाके उसका रिप्लाई देगा ना, तभी उसका फीडबैक देगा। इसीलिए जनसंचार की एक विशेषता है कि उसका फीडबैक तुरंत नहीं मिलता। दूसरा देखिए, जनसंचार के श्रोता यानी सुनने वाला, पाठक पढ़ने वाला व दर्शकों का दायरा व्यापक होता है। व्यापक मीन्स बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। ये संचार का जो लोगों का काउंटिंग है या फिर लोगों की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अगली है, इसके जरिए प्रचारित संदेश सार्वजनिक होते हैं, यानी जब कुछ चीज़ हम लोग इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या होते हैं, वायरल होते हैं, उसे कहते हैं सार्वजनिक, यानी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप में चले जाना, उसको कहा जाता है सार्वजनिक। नेक्स्ट है, संचारक व प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध नहीं होता, यानी जो भेजता है, जो देता है, उसको प्राप्त करने वाले के साथ सीधा संबंध नहीं होता। इसका एकमात्र उदाहरण हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू कोई वीडियो वायरल होता है ना, तो जो वायरल करता है और जिसके तक मिलता है, जो रिसीवर होते हैं, हम भी रिसीवर हो सकते हैं, आप भी रिसीवर हो सकते हैं, तो हम लोगों का जो वीडियो बनाया गया उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एज ए न्यूज़, एज ए मैसेज के रूप में हम लोग उसको पाते हैं। नेक्स्ट है, औपचारिक संगठन की आवश्यकता। औपचारिक मतलब कि ऑफिशियली और आर्टिफिशियली चीज़ों की आवश्यकता जनसंचार के माध्यम में होती है। नेक्स्ट है, द्वारपाल प्रकाशित व प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित व निर्धारित करते हैं। द्वारपाल मीन्स जो केयरटेकर्स होते हैं, जैसे कि जनसंचार तक क्या चीज़ पहुंचाना है, क्या चीज़ नहीं पहुंचाना है। एडिटर का आप ले लीजिए, जो एडिटिंग करते हैं कोई भी न्यूज़, कोई भी वीडियोस या कुछ भी एक्सपोज करने से पहले, राइट, उसको कहते हैं द्वारपाल। जो मेन गेट के पास, द्वारपाल मीन्स एक सिक्योरिटी के टाइप में होते हैं, तो वो उसको हिंदी में हम लोग यहाँ पे द्वारपाल के रूप में ले रहे हैं कि अभी एक जगह से दूसरे जगह एक्सपोज करने या वायरल करने के लिए क्या चीज़ हमें ध्यान में रखना है और क्या चीज़ वायरल करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, ये सारी बातों के दौरान ही कोई सूचना वायरल या जनसंचार के माध्यम तक पहुंचाया जाता है। ये तो थी जनसंचार के कार्य के बारे में या विशेषताएं के बारे में चर्चा कि जनसंचार की विशेषता क्या क्या होती है। अब आगे हम लोग इसके कार्य यानी इसके संचार के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जनसंचार के कार्य क्या क्या होते हैं वो हम चर्चा करेंगे। इस पृष्ठ में आप लोग देख सकते हैं कि संचार के कार्य क्या क्या होते हैं। संचार का प्रयोग कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए, फिर सूचना देने के लिए, सामाजिक संपर्क के लिए, निमंत्रण देने के लिए, अभिव्यक्ति यानी एक क्या बोलना चाह रहा है और उसको समझने के लिए। तो ये सारे जो कार्य है वो एक संचार का कार्य है। तो आप लोग एक बार किताब में भी इसको 1 बाय 1 लाइन रीड कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए अगर कोई डाउट हो तो उसके लिए मैं हूँ ही। उसके बाद हम बात करेंगे जनसंचार के कार्य। तो जनसंचार के कार्य में आते हैं सूचना देना, पहला, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तैयार करना, निगरानी करना और लास्ट में है विचार विमर्श के मंच। ये तो मुख्य तौर पे नाम है। इसके एक्सप्लेनेशंस के लिए आपकी किताब में भी है और मैंने यहाँ पर आपके उस अच्छे से समझने के लिए पृष्ठ भी लगा दिया है, जिसमें जो ये जो जनसंचार के कार्य के बारे में आप लोग डिटेल में जान पाएंगे। तो देखिए, पहला है सूचना देना। तो पहला क्या होता है जनसंचार के कार्य,
एक दूसरे को सूचना देना प्रथम कार्य। दूसरा है शिक्षित करना, यानी कोई क्लास के दौरान कोई शिक्षक या शिक्षिका पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसको भी एक क्या होते हैं, सूचना देना, संचार करना। तो अपनी जो नॉलेज है वो दूसरे तक पहुंचाता है, राइट, उसको भी कहा जाता है शिक्षित करना, जिसको एक जन संचार का ही कार्य माना जाता है। तीसरा है मनोरंजन करना। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, एंटरटेन होना, टीवी के माध्यम से, गाना के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, वगैरह वगैरह चीज़ों से भी लोगों तक मनोरंजन का मार्ग पहुंचाया जाता है, और ये भी एक जनसंचार का कार्य ही माना जाता है। उसके बाद होता है एजेंडा तैयार करना। एजेंडा तैयार करना मतलब जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज की एजेंडा को तय करते हैं, ठीक है। वो समाचार पत्र, समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दों की प्रमुखता से उठाते हैं, यानी हम लोग कोई अच्छी हो या बुरी हो या रियल स्टोरीज़ या रियल घटना को हम लोग एक दूसरे को पहुंचाते हैं, तो वो भी एक ये बहुत महत्वपूर्ण जनसंचार का ही कार्य माना जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है निगरानी करना। निगरानी करना मीन्स जैसे कि पॉलिटिकली उसका यूज़ होता है इस कार्य का, कि हम लोग पॉलिटिकली ध्यान देते हैं कि कौन सा मंत्री क्या कर रहा है, किस वक्त उसका क्या काम है, ये सारी चीज़ों को जनसंचार का ही कार्य के रूप में माना जाता है। और आखिरी है विचार विमर्श के मन, यानी हम लोग जनसंचार के माध्यम से ही विचार विमर्श का एक मंच तैयार कर सकते हैं। मंच में से एक प्लेटफॉर्म हमें मिलता है जनसंचार के माध्यम से विचार विमर्श करने के लिए। जैसे हम लोग कोई एक पोस्ट करते हैं, तो कोई वीडियोस पोस्ट करते हैं, कुछ भी हम लोग अगर कोई पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया में, तो हम लोग क्या करते हैं, कमेंट्स के दौरान, कमेंट्स के थ्रू हम लोग एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे के नॉलेज के बारे में जानते हैं, या कोई भी जो चीज़ पोस्ट किया गया है उस सिलसिले में लोगों का क्या मानना है, कितने प्रतिशत लोग सहमत होते हैं, कितने प्रतिशत लोग नहीं होते हैं। तो ये सारे प्रकार के विचार विमर्श का भी कार्य जनसंचार का ही कार्य के रूप में माना जाता है। तो ये तो थी आज के कक्षा में जो इतनी सारी चर्चाएं हुई हैं, इसको मैंने डिवाइड कर करके 5 या 6 विषयों में मैंने आज चर्चा किया है, जिसे मैं एक रिवाइज कर देती हूँ, जिसके अंतर्गत आते हैं संचार, संचार क्या होता है, संचार की प्रकार, फिर हमारी एक दूसरी चर्चा थी संचार के विभिन्न अलग अलग प्रकार के तत्व, किस किस तरह के तत्व होते हैं, उसके बाद संचार के प्रकार यानी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं, उसके बाद जनसंचार की विशेषताएं, वो विशेषताएं समझने से पहले हमें समझना होगा, या हमने समझा कि जनसंचार क्या होता है, उसके बाद उसकी विशेषताएं, फिर उसके बाद जनसंचार के कार्य, पहले संचार के कार्य, फिर जनसंचार के कार्य, और अलग अलग जो उनके बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से संचार के कार्य होते हैं, ये सारी बातों की चर्चा आज की कक्षा में की गई है, ठीक है। इसके बाद अगली कक्षा में हम जनसंचार, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, यानी क्या क्या है माध्यम, और उन माध्यमों को डिटेल में चर्चा करेंगे, और उन माध्यमों के दौरान होने वाली संचार की जो सुविधा है या प्रक्रिया है, वो लोगों तक क्या प्रभाव डाले हैं, कितने प्रतिशत अच्छे, कितने प्रतिशत बुरे, तथा इससे रिलेटेड ही पूरे बारे में अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि मैं ये जो कक्षा में आज समझाई हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।